देखेंगे आगे। तो बेटा हिंगू त्रिगुण तेल देखा आप लोगों ने, कंटेंट याद कर लोगे, हिंगू सार करके 13,927। फिर एक नाराज चूर्ण लिखा है, सैंधावादी चूर्ण, सादुर चूर्ण, द्राक्षाद्यपान। देखना कोई खास नहीं है, द्राक्षा जहां भी दिखे तो पैथिक कंडीशन में ही यूज होता है द्राक्षा। तो इजी है, पैथिक गुण। पलाशार घृत का प्रयोग योग रत्नाकर ने बताया। योग रत्नाकर ने पैथिक गुण में विरेचन कराने के लिए त्रिव्रत चूर्ण और त्रिफला का प्रयोग, या फिर कंपिल्लक चूर्ण मधु और शर्करा के साथ। कोई खास बात नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आता है द्रव्य गुण में कि कंपिल्लक का क्या पार्ट यूज करते हैं। तो इसका फल रज इस्तेमाल करते हैं और शोधन करते हैं जल के साथ। तो ये ध्यान रखना, कंपिल्लक के फलों का रज, यानी एक तरीके से उसके ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं, उनको हटा लिया जाता है, वो यूज करते हैं। लगे हाथ ये भी बता दो, आप लोग को पता है कि मिलावट किसकी करते हैं इसके अंदर। लिस्टिक का चूर्ण। इष्टिका चूर्ण। ठीक है, तो ईंटों का चूर्ण जो होता है वो मिला दिया जाता है इसके अंदर बेचने के लिए, और उसका शोधन किससे कर लेते हैं, जल से। ठीक, तो लिखा भी है स्टिकर चूर्ण मिलावट के लिए इस्तेमाल होता है कंपिल्लक में। खैर, नेक्स्ट है कांकायन गुड़िका। वो भी यही गुल में बताई गई है, भजर रत्नावली के द्वारा। बिजोरा नींबू सोरस की भावना है। वातिक गुल में इसको मध्य और अम्ल के साथ प्रयोग करने के लिए लिखा हुआ है, मध्य और अम्ल के साथ। पैत्तिक गुल में दुग्ध के साथ। देखो अनुपान रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए कि पित्त है तो दुग्ध अच्छा काम करेगा। कफज गुल में तो वहां गोमूत्र बताया हुआ है क्योंकि रूक्ष होता है बिल्कुल, तो गोमूत्र के साथ। सन्निपाती गुल, त्रिफला और गोमूत्र दोनों चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको आप याद कर सकते हो, त्रिफला स्पेशली। रक्तज गुल्म के अंदर ऊँटनी के दुग्ध के साथ बताया हुआ है। ठीक, इनमें भी सवाल जो पूछे जाते हैं वो जैसे वातिक गुल्म पे पूछ लेता है या वातिक कंडीशन में पूछ लेता है, मध्य और अम्ल का प्रयोग बताया गया है। आप वात की बहुत सारी कंडीशन में देखोगे तो प्रसन्ना का प्रयोग जैसे आया है, कोई वातिक विकार होगा कि प्रसन्ना के साथ देना चाहिए मेडिसिन को। ठीक है, तो वो चीज याद रखना कि मध्य का प्रयोग वातिक गुल्म में आया है। आगे चलें, योग का नाम याद रख लोगे उसका, अंकायन बॉडी का। गुल्म कुठार रस एक आया है, जम्बीरी नींबू सोरस की भावना है। प्रवाल पंचामृत रस, धात्री षटपल घृत, नाराज घृत। मैं रटने को नहीं कह रहा कोई भी, ठीक, सिर्फ नाम पढ़ना है अच्छे से। प्रवाल पंचामृत रस, धात्री षटपल घृत, नाराज घृत है एक विचृत नावली का। हारिद ने गुल्म चिकित्सा में 11 एकादश उपक्रम बताए, ये नंबर याद रखना है। किसने गुल्म चिकित्सा में एकादश उपक्रम बताए, तो हारिद ने बताए। क्या क्या है वो नहीं याद करने। स्नेहन, स्वेदन, दिरुबस्ती, अनुवासन बस्ती, विरेचन, वमन, लंघन, भ्रंगण, शमन, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म। यही देख पा रहे हो कि हारिद ने सन्निपातिक ज्वर में 13 प्रकार के स्वेद बताए हुए हैं, 13 प्रकार के स्वेद सन्निपातिक ज्वर में। हारिद ने ज्वर के वर्ण अनुसार 4 भेद बताए, वो भी आपको याद होंगे। पैतृक गुल में श्रंसन चिकित्सा कराते। हाँ बेटा, ठीक है आगे देखोगे। पैतृक गुल में श्रंसन कर्म कराते हैं। नागर आदि एक योग लिखा हुआ है, वातिक गुल्म की चिकित्सा में यूज हुआ है। कह रहे हैं शुंठी आधा पल है उसमें, काले तिल 2 पल है, और गुड़ है 1 पल। तो कहीं में भी सवाल आया है ऐसा, किसी गाइड में पूछा है इसका मेन द्रव्य क्या है नागर आदि योग का, तो नागर नहीं है मेन द्रव्य, नागर यानी शुंठी का पर्याय होता है, तो वो तो आधा ही पल है। काले तिल देख पा रहे हो 2 पल पड़े हुए हैं, तो वो है इसका मेन द्रव्य। तो उसको याद कर लेना कि मुख्य घटक इसका काले तिल है, नागर आदि योग। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ चीजें से पढ़ के इसको, फिर वही कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत तेज पढ़ेंगे लेकिन अब की बार, ठीक। पूरे चैप्टर देख लेते हैं, चलो क्या जरूरी है, सिर्फ जरूरी चीजें पढ़ाऊंगा मैं। तो गुल्म रक्त प्रदोषज विकार है, 5 भेद है, 5 ही स्थान है। शारंधर वाग्भट ने 8 भेद बताए हैं। जो 5 स्थान है और 5 जो शूल के स्थान है, उनमें डिफरेंस क्या है कि दोनों पार्श्व जो स्थान में है वहां दोनों पार्श्व नहीं लिखा हुआ। अगर आप यहाँ देखोगे, अच्छा यही बता। पार्श्व उदर। हाँ बेटा, तो ये जो गुल्म उदर। के, ठीक है, तो वहां एक उदर है, मतलब आपको याद रखना है, आगे लिखा होगा कहीं, तो बहन करके हमने याद किया था, और दोनों पार्श्व ये स्थान है। शूल में दोनों पार्श्व का मतलब पार्श्व करके वर्ड आया है, और एक आपका वहां उधर लिखा हुआ है। गुल्म वात प्रधान व्याधि है, निराश्रय है, इनका कोई आश्रय नहीं होता इसका, और महाश्रोतस की व्याधि है, यही विदर्दी से डिफरेंस भी है इसका। ठीक है, बिना बात के गुल्म नहीं होता, बिना बात के योनि व्यापद नहीं होता, बिना बात पित्त के तृष्णा नहीं होती, बिना रक्त पित्त के विसर्प नहीं होता। ठीक है, बिना रक्त पित्त के विसर्प नहीं होता। एक और जरूरी पॉइंट निकल के आता है यहाँ से, आपको बताया नहीं, याद रख लेना कि बिना बात पित्त के तृष्णा नहीं होती। तो यहीं पे याद रखना होता है कि कौन सी तृष्णा का प्रकार नहीं होता, तो कफज तृष्णा नहीं होती है ना, वो याद रखना। वैसे भी यहाँ वात और पित्त दोष लिखे हैं, तो बिना कफ मतलब कफज तृष्णा नहीं होती। ठीक है,
गुल्म वात प्रधान व्याधि है, आदि मध्य अंत में वात की रक्षा करनी है, लेकिन आपने पीछे देखा पित्त और कफ की रक्षा की बात आई है। बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा है इसकी, ऑल्सो फॉर वातरक, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। वातरक और गुल्म बस्ती श्रेष्ठ चिकित्सा है। रक्त मोक्षण विसर्ग की श्रेष्ठ चिकित्सा है। सुश्रुत ने दोनों में डिफरेंस बताया गुल्म और विद्रति के अंदर, जो हम बात कर रहे थे। दूसरी बात, अभी जो सवाल किया था लक्ष्मी ने कि शूल का प्रथम वर्णन किसने किया, देखो वो आंसर सुश्रुत ही है, तो उसको भी ठीक से लिख लो आप। जो यहाँ लिखा है ना, सुश्रुत गुल्म को, शूल को गुल्म का उपद्रव कहा, ठीक है। गुल्म चिकित्सा में मैंने निश्चित बताया, शूल का प्रथमतम वर्णन किया। तो ये सब कुछ ठीक है, सुश्रुत ही है इसका आंसर। लेकिन जो लक्ष्मी ने भेजा है वो क्या है, शूल का पृथक अध्याय में उल्लेख, तो लिख लो इस तरीके से, वो माधव है। जो गाइड में है वो करेक्ट है, वो पृथक अध्याय पूछा है बेटा, पृथक अध्याय में वर्णन जो किया है ना। अदरवाइज पहली बार सुश्रुत ने उल्लेख किया, ठीक है। गुल्म के साथ क्या बताया कि भाई शूल जो है गुल्म का उपद्रव है, फिर उसके बाद शूल के अलग अलग टाइप वगैरह वो सब उन्होंने बता दिया, कितने टाइप का सर होता एक बार है। फिर बताना क्या? बेटा यहाँ जो सर सब एक कुछ, बार फिर। ठीक है, यहाँ जो भी लिखा है वो करेक्ट है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट ऐड कर लो बस, कि शूल का पृथक अध्याय में, यानी एक चैप्टर बना दिया पूरा सेपरेट शूल के नाम से, तो वो माधव की बात है, माधव ने किया है। शूल का पृथक अध्याय में वर्णन पूछे, पहली बार वर्णन किसने किया, सुश्रुत ने ही किया, यहाँ जो लिखा करेक्ट है। लेकिन पृथक अध्याय जो दिया है, पूरा चैप्टर ही डिफरेंट डिफरेंट है, वो माधव का है। आगे देख लो, पैतृक भेद नहीं होते, गलगंड का, चतुर्थक ज्वर का, आप जानते हो। गुल्म का मूल संघात, मूल नष्ट होता है रक्त मोक्षण करने से, पैतृक गुल्म के बारे में है। गुल्म का संघात नष्ट होता है अग्निकर्म से, कफज गुल्म के बारे में है। दूसरी चीज जो मैंने आपको श्लोक कहा धन्वंतरि संप्रदाय वाला का, वो इसी चैप्टर में है, 44 नंबर श्लोक है, 44 नंबर श्लोक, आपका मन हो तो जाके देख सकते हो। बाकी याद करने की बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि धन्वंतरि संप्रदाय, वहां वर्ड आया है स्पेशली धन्वंतरि, कि उनका अधिकार है अगर पाक हो जाए एक बार गुल्म के अंदर, ठीक। पैतृक गुल्म में आत्यायिक चिकित्सा करते हैं और आश्वासन चिकित्सा करते हैं, आत्यायिक आश्वासन। चक्रपाणी कफज पित्तज गुल्म बस्ती में नहीं होते, वातिक गुल्म ही होता है। रक्तज गुल्म स्त्रियों में होता है। चिकित्सा कब करनी चाहिए, तो प्रसव काल के बाद। चरक का प्रसव काल 10 मास है, 9 से 10 मास। सुश्रुत वाग्भट 9, 10, 11, 12, तो उन्होंने वही कहा, प्रसव काल के बाद कराते हैं। काश्यप ने भी 10 ही मास लिखा है, लेकिन यहाँ 12 मास भी कुछ लोगों के मत से। क्षार पाणी का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, कि आर्तव जन्य गुण पुरुषों में नहीं होता, लेकिन रक्त वाला गुण पुरुष स्त्री दोनों में होता है। भाव प्रकाश योग रत्नाकर एक गलत कॉन्सेप्ट दिया, कि स्त्रियों को प्रमेह नहीं होता, रजा शराब होने से प्रत्येक माह शुद्धि हो जाती है, लेकिन गलत है, बाकी लोगों ने इसका खंडन किया, डलहन गयादास मधुकोश जो भी है। गुल्म का पूर्व रूप वो है बेटा उदावर्त, और अर्दित का पूर्व रूप उदर्त, ऐसे ही ना। उन्माद का पूर्व रूप। उन्माद का, उन्माद का। सर उन्माद। चलो चलो ठीक है, सही कर लो, उन्माद। सर उन्माद। हाँ, उन्माद है, उन्माद का पूर्व रूप उदर्त, ठीक है, तो सही कर लेना, पढ़ लेना इसको, खैर आगे चलो। हाँ मुस्कान, फिर से बोलो, तेज बोलो थोड़ा। सर उन्माद जो है उसमें उदर्द और अर्जित दोनों का वर्णन आया है, उदर्द का पूर्व रूप और अर्जित भी आया हुआ है। अच्छा, अर्दित जो भी है, कि ठीक है, मतलब है तो उन्माद का ना, यहाँ जो है उन्माद का पूर्व रूप है उदर्त, है ना, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ अब चैप्टर आ जाता है, शिवांगी बेटा कुछ कह रहे हो। हाँ सर, सर ये जो ब्रैकेट में अतिवृत्त पुरुषता लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? बेटा ये देखो, अतिव्रत पुरुषता का मतलब ये होता है, जब किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, है ना, तो क्या होता है कि मल जो होता है ना वो गांठदार मल निकलता है, मतलब, ठीक है, स्टूल जब बहुत हार्ड हो जाता है, तो वो वर्ड है अतिव्रत पुरुषता, वो समझना है। तो उदावरत ऐसी कंडीशन है कि बहुत ज्यादा वात बढ़ा जाए, उसकी वजह से ऐसा हो जाए, क्लियर। आगे देखो, गुल्म का कारण तो वायु के प्रकोप से, बाकी सारी बातें वही रिपीट है यहाँ पे। गलगन चतुर्थक ज्वर पैतृक भेद नहीं होता, वो सब बातें हो गई। आगे देखिए, वातिक गुल्म में रुजा और शूल जो है वो विकल्प, मतलब बदलते रहते हैं। पैतृक गुल्म लेकिन स्पर्श असहा, स्पर्श करने में बहुत ज्यादा पीड़ा होते हैं। त्रिदोषज गुल्म अश्म के समान उठा हुआ होता है। रक्तज गुल्म प्रेगनेंसी के समान लक्षण होते हैं सारे। काश्यप ने गुल्म और गर्भ, इनमें विभेदक लक्षण बताए हैं, ठीक, और बताया है कि गर्भिणी को बिना कारण ज्वर और दाह नहीं होता। नेक्स्ट है आदि मध्य अंत में वात की रक्षा, बात हो चुकी है तो कई बार, और देख लो, यहाँ कोई खास बात नहीं है। पक्व गुल में देख पा रहे हो कि बस्ती के जैसा होता है स्पर्श करने में, और निपीड़ितो उन्नते सुप्ति तत्पार्श्व पीड़नाद, अर्थात जिस पार्श्व से व्यक्ति सोएगा उसी तरफ पीड़ा होगी। शस्त्र चिकित्सा की बात आई है। आभ्यंतर पश्चिमान गुल, हृत क्रोड शून्यता, यानी हृदय में और क्रोड, जठर प्रदेश में स्वेलिंग होना, शोथ होना।
आभ्यंतर पक्व गुल्म की 10-12 दिन तक उपेक्षा करने की बात आई है। इसमें सवाल है कहीं आपकी गाइड के अंदर, कितने दिन उपेक्षा करते हैं? तो 10-12 दिन, ऐसा गाइड का सवाल है। मंदाग्नि होने पर धातुओं की वृद्धि होती है, वाग्भट ने ऐसा कहा है। क्षार का प्रयोग कब करते हैं? जब कृत मूलम महावास्तु, यानी गहराई तक मूल बन जाए और साइज बड़ा हो जाए गुल्म का काफी। बाकी जो अभी सवाल कर रहे थे कि इंटरनल यूज करते हैं एक्सटर्नल, तो जैसा मैंने कहा कि बेटा सिंपल सा देखो लॉजिक है। जब आप पढ़ोगे क्षार को आगे सुश्रुत में, ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे कि जो भी कंडीशन ऐसी है एक्सटर्नल है, यानी आप बाहर से पहुंच सकते हो उस तक, तो उसके ऊपर तो आपको क्षार लोकली लगाना है। ठीक है, वहां होता है प्रतिसारणीय क्षार। और जहां पे आप कंडीशन को देख नहीं सकते, वहां पे यूज करते हैं बेटा इंटरनल क्षार, वहां पिलाया जाना क्षार को, मतलब ये है पानीय क्षार बोलते हैं उसको। ठीक, तो अब ये कंडीशन पूरी आपने पढ़ ली, तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो पढ़ रहे हैं कंडीशन वो ऐसी है कि शरीर के अंदर की है। ठीक है, तो मतलब ये सवाल ऐसा नहीं पूछता यहाँ से, वहां पूछेगा, सुश्रुत में दिखाऊंगा आपको कंडीशन। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना लो, अब समझने की जरूरत नहीं है क्या करेंगे। तो ये कंडीशन समझ में आ रही है, अंदर की इंटरनल कंडीशन है, तो क्या करेंगे? पिलाने वाला क्षार इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, जहां भी बात हुई है। ठीक है, तो याद इस तरह से रखना है। आगे देखोगे, अग्निकर्म से गुल्म का संघात नष्ट होता है, देख लिया हमने, कफश गुल्म की बात चल रही है। सन्निपाती गुल्म का चिकित्सा सूत्र आपको रटना है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। व्यामिश्र दोष है, व्यामिश्र एषित क्रियाक्रम है, बहुत आसान, लेकिन पूछता है तो समझ नहीं आता कई बार, क्योंकि सन्निपातिक सारी कंडीशन होंगी। ठीक है, सन्निपातिक गुल्म भी होता है, सन्निपातिक आप पढ़ने को तो मान लो हर रोग है जो सन्निपात सन्निपात की वजह से होता है, प्रमेय में भी पढ़ोगे तीनों दोष होते हैं, कुष्ठ में भी पढ़ोगे, तो कहाँ का है ये पूछा जाएगा, तो गुल्म का है सन्निपातिक। गुल्म और अग्नि में संबंध, एक बढ़ता है दूसरा घटता है। असाध्य गुल्म क्या है? जो कूर्म इव उन्नत, कछुए के पृष्ठ के समान उठा हुआ हो। कुछ योग आए हैं, तो वातिक गुल्म के अंदर आपको लक्षण शीर और तेल पंचक बताया। तेल पंचक में कंटेंट सारे याद होने चाहिए, तेल प्रसन्ना, गोमूत्र आरनाथ और यवाग्र। और तेल में भी एरंड का तेल, वो स्पेशली याद रखना है। बाकी एक हिंगवाष्टक चूर्ण नीचे लिखा है, अष्टांग हृदय वातिक गुल्म भस्त्रिनावली मंदाग्नि, कंटेंट सारे याद रखोगे। हिंगू हींग जो है उसके अंदर वो 1/8 भाग है, वो जरूरी बात है। प्रथम कवल में घृत के साथ लेना है। पैतृक गुल्म एक चिकित्सा, बाकी रोहिणी के बादों पर आंवला 3 दिन रोया। वासाघृत आया यहाँ पे, वासादिघृत जीर्ण ज्वर के अंदर है। रक्तज गुल्म में वही लिखा है पलाश, तो ये भी देख लेना। ठीक है, इसने सवाल भी किया था वो जोर वाले में, कि पिपली का जो प्रयोग आया है वहां पे, नहीं जोर में नहीं, वहां रसायन में, कि वो किसकी भावना देनी है, तो किंशुक क्षार की भावना थी वहां भी। मुस्कान ने पूछा था सवाल उसने। आज तो बिजी है खाने में कुछ मुस्कान। नेक्स्ट देखो कफज गुल्म, तो कफज गुल्म दशमूली घृत, भल्लातक आद्य घृत, शीर षटपल घृत, मिश्रा किसने है, और दंती हरित की। तो मिश्रा किसने है? एरंड तेल और गोघृत इसके अंदर पड़े हैं, ध्यान रखना। मिश्रक स्नेह के अंदर एरंड तेल है, गोघृत है। कफज गुल्म 10 भल्ला तक का मिश्रक क्षीर धातु को हरा भरा बना देता है। ठीक है, तो वैसे हमने याद किया। दंती हरित की देख पा रहे हो, 25 हरित की होती है। नेक्स्ट आ जाओगे, हिंगवाष्टक चूर्ण की पूरी बात हो गई है हमारी। कुछ और योग है, वैश्वानर चूर्ण या लवण आदि चूर्ण। सर्पी गुण आपको यहाँ पढ़ाया कि वैसे सचिन में आया है चरक का, 4 सर्पी गुण है, एक सर्पी मोदक है चैप्टर के अंदर, और सर्पी गुण के अंदर गुण नहीं पड़ा होता। बाकी इस चैप्टर की बात करें तो इसका हिंगू त्रिगुण तेल एक अष्टांग हृदय का देख पा रहे हो। हिंगू सार हमारा कोड है 13927, वो याद रखोगे। कंपिलक का चूर्ण इस्तेमाल करते हैं, आपका मन है लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मतलब फल रज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अष्टांग हृदय ने उसकी फल त्वक इस्तेमाल करने की बात की है, फल की त्वचा, वो भी लिख सकते हो। अष्टांग हृदय फल त्वक, कंपिलक की फल की त्वचा यूज करते हैं। ठीक है, और योग में बात कर लें तो कांकायन गुड़िका है यहाँ पे, गुल्म कुठार रस, कोई जरूर नहीं हो। हारित ने एकादश उपक्रम बताए हैं गुल्म चिकित्सा में, एकादश उपक्रम। हारित ने सन्निपातिक ज्वर में 13 प्रकार के सुयत बताए थे, और वर्ण के अनुसार 4 प्रकार के जोर बताए थे। नागर आदि योग एक लिखा हुआ है, जिसमें काले तिल जो है वो मेन कंटेंट है इसका। तो कितनी देर लगी होगी? शायद 5 मिनट 6 मिनट। तो इतने में बेटा रिवीजन हो जाता है ईमानदारी से, अगर सही से पढ़ते हो तो। मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको, 2 चैप्टर दिखा दिए, अब सब नहीं कराऊंगा रिवीजन। ठीक, समझ गए होगे तो हर ब्रेक में रिवीजन कर लिया करो चैप्टर का। आगे जो चैप्टर है नेक्स्ट, प्रमेय। हाँ शिवांगी बोलो। सर्पी गुड़ में सर्पी नहीं है, गुड़ में। सर्पी गुड़ में गुड़ नहीं है, गुड़ बेटा गुड़। ठीक है, देखो चलो आगे। तो नेक्स्ट है बेटा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है प्रमेय, मतलब प्रमेय चिकित्सा अध्याय। अगेन देखो फिर बता रहा हूँ कि प्रमेय हम लोग डायबिटीज के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन जब कभी कहीं बहस हो किसी के साथ, कहीं इंटरव्यू में बैठे हो, कोई कहने लगे कि अच्छा प्रमेय और ये एक ही है,
आपसे जब भी ऐसा पूछा जाए किसी रोग के लिए, आपको पहला जवाब कहना है कि नहीं, लेकिन हाँ निकटतम है, कि समझ सकते हैं, है ना, चिकित्सा उस सिद्धांत से कर सकते हैं। हमारे यहाँ वो चीज नहीं है, हमारे यहाँ उस सिस्टम को फोकस में रख के एक नाम दे दिया गया। उस सिस्टम की जितनी भी व्याधियां हैं लगभग, वो उस चिकित्सा सूत्र से हो जाती हैं ठीक। ये है कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो एक नहीं है, अलग अलग है। कोई भी रोग हमारे यहाँ दूसरे रोग के साथ मैच नहीं करेगा मॉडर्न के। तो सबसे पहले देख रहे हो प्रमेय अनुषंगी नाम। अनुषंगी मतलब जो साथ ना छोड़े, लगा रहे। तो प्रमेय ऐसी व्याधि है जो लगी रहती है हमेशा साथ में। अष्टांग संग्रह ने इसके अंदर हरिद्रा का प्रयोग बताया है। प्रमेय में हरिद्रा। अष्टांग हृदय ने धात्री और निशा का प्रयोग बताया है। तो धात्री का श्लोक ध्यान आ रहा होगा पीछे आपको, हरित की और धात्री का कंपैरिजन देखा था हम लोगों ने, कि सेम गुण वाले होते हैं, लेकिन जो धात्री है मतलब आंवला है, वो स्पेशली प्रमेह में लाभकारी था, वृश्य था। ध्यान आ रहा है। तो अष्टांग हृदय ने धात्री निशा दोनों चीजें बताई, निशा यानी हरिद्रा, इन दोनों का प्रयोग बताया अष्टांग हृदय ने। दोष की बात कर लें तो तीनों दोष होते हैं प्रमेह के अंदर, है ना। ऐसा नहीं है कि हम जो सिर्फ कफ की बात करते हैं, हम इसलिए कह देते हैं कि कफज व्याधि है क्योंकि कफ की प्रधानता होती है, ठीक है। तो कफ की प्रधानता है, लेकिन दोष तीनों है, वात पित्त कफ। ऐसा ही आप कुष्ठ में भी देखोगे, ऐसा ही आप राज्यक्षमा में भी देखोगे। वहां श्लोक आए हैं प्रॉपर कि तीनों दोष होता है। दूष्य की बात कर लें तो कुल 10 दूष्य बताए गए, जिनके अंदर मेद प्रधान दूष्य है। याद रखना, इस पर भी सवाल आता है कि मेद दो तरह का है, एक है बद्ध मेदस, एक है अबद्ध मेदस। जब मैं आपको मेद धातु पढ़ाऊंगा ना आगे चल के, तो आप देखोगे हम बात करेंगे कि मेद कहाँ रहता है हमारे शरीर में। तो आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि वो ब्लड के साथ फ्रीली चलता रहता है। आप ऐसा पढ़ोगे कि छोटी अस्थियों में, अणु अस्थियां, और उदर प्रदेश, कि मेनली यहाँ पे रहता है। तो वो कौन से मेद की बात होती है, वो होता है बद्ध मेदस, जो बंधा हुआ है, एक जगह रुका हुआ है। और जो ब्लड के अंदर मूव करता है उसको हम बोलते हैं बेटा अबद्ध मेदस। और यही फैट या अबद्ध मेदस जो है, ये इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देता है, ठीक है। तो इसी वजह से मानते हैं कि प्रमेह हो जाता है हम लोग जो मॉडर्न से रिलेट करते हैं। क्लियर। तो अबद्ध मेदस, तो ब्रैकेट में आप ये भी लिख लो चाहे, मेद प्रधान, और इसमें भी कौन सा मेद, अबद्ध मेदस। इस पे सवाल आ चुका है, जो बंधा हुआ नहीं है, फ्रीली मूव कर रहा है, अबद्ध मेदस, ठीक है। तो दूसरे 10 हैं, कौन कौन से हैं देख लोगे, धातु के नाम लिखे हैं, रस, रक्त, मांस, मेद। अस्थि नहीं है, ध्यान रखना, जो चीज नहीं होती है स्पेशल फोकस किया करो। अस्थि नहीं है इसके अंदर, ठीक। मज्जा है, फिर शुक्र है, ओज है, फिर जल, वसा और लसिका। टोटल ये 10 चीजें हो जाती हैं। सवाल किस पे बनेगा, बनेगा तो कभी यह तो पूछेगा कि अस्थि है या नहीं है, बीच में नाम, कि इनमें से कौन सी धातु नहीं लिखी हुई है दूषियों के अंदर। तो एक तो अस्थि जरूरी है, और एक ये ओज बहुत जरूरी है बेटा। इसको याद रखना, ओज जहां जहां भी नाम आएगा, आपको हर जगह ध्यान से देखना है कि यहाँ ओज की बात आई है। क्लियर। तो कुल 10 दूष्य हैं, एक बार अच्छे से देख लो, कोशिश करो कि याद हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे। सुश्रुत कहते हैं। सर हाँ बेटा। सर एक बार अनुसंधान का मीनिंग बता। बेटा अनुषंगी यानी लगा रहे, जो साथ में है ना, जो साथ साथ चले। तो प्रमेय पीछा नहीं छोड़ता है, एक बार हो जाता है तो मतलब बना ही रहता है। जनरली देखा गया, थोड़ा लापरवाही की तो फिर हो जाता है। आगे देखोगे, सुश्रुत लिख रहे हैं, तत्र आविल प्रभूत मूत्र लक्षण, कि मेन कैरेक्टर क्या है प्रमेय का, आविल और प्रभूत अधिक मात्रा में, और टर्बिड, यानी कि आप देखोगे भी जो प्रमेय के पेशेंट होंगे ना, बार बार उनको यूटीआई भी होता रहता है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तत्र आविल और प्रभूत मूत्र लक्षण, ये मेन कैरेक्टर है। वाग्भट भी ये कह रहे हैं, सामान्यम लक्षणम तेषाम प्रभुत आविल मूत्रता। लेकिन एग्जाम में सवाल आ चुका है कि कौन सा श्लोक किसका है। एक तो यहाँ पे आ चुका है, और एक सवाल बेटा शालाक्य में ऐसे मिलता है कि द्वारम ही शीर्षो नासा, और नासा ही शीर्षो द्वारम। तो उनमें भी पूछ चुका है कि वो श्लोक किसका है। तो वहां जो श्लोक है ना, तो कौन बता रहा है वहां द्वारम ही शीर्षो नासा किसका है। वाग्भट का वाग्भट का है और नवसाई कृष्ण द्वारा सृष्टि। बारह ही शीर्षनाशक जो है वो चरक से चरक का है, ठीक है। स्टार्टिंग में चरक से। और नासा ही शीर्षो द्वारम वो वाग्भट का है, ठीक है। वाग्भट हाँ बेटा। तो वहां पे क्या है कि नासा हम याद करते हैं, चरक की नासा नहीं थी, मतलब नासा उनकी बाद में आती है श्लोक के अंदर। द्वारा शीर्षो नासा ऐसा करके वो श्लोक जो है वो चरक का है, वहां पे ऐसे याद रखा जाता है। जिन लोगों ने पढ़ा है शालाक्य वो देखेंगे। अभी टेस्ट भी है वैसे आपका आज 7 बजे, मैंने कर दिया अपडेट। 7 बजे आप टेस्ट भी दोगे आज लोग शालाक्य वाले, ठीक है। अच्छा ये वाले जो श्लोक देख पा रहे हो, इनमें हम कैसे याद रखते हैं कि देखो सामान्य व्यक्ति कौन है, वाग्भट। वाग्भट बाद में आए थे, चरक सुश्रुत के बाद। ज्यादातर चीजें इन्होंने वही लिखी हैं जो चरक सुश्रुत ने कहा है, कहीं कहीं थोड़ी सी कमेंट्री कर दी है अपनी,
ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि सामान्य बात कर रहे हैं वो वाग्भट है, और सुश्रुत के श्लोक में सामान्य वर्ड नहीं आया। तत्र आविल प्रभुत मूत्र लक्षणम, वाग्भट के श्लोक में सामान्य से शुरू हुआ है, तो याद कर लोगे, एग्जाम में आ चुका है। क्योंकि सवाल ये भी आ चुका है, किस आचार्य ने मूत्र अति प्रवृत्ति जन्य रोग जो है उनमें 20 प्रकार के प्रमेय का भी उल्लेख किया, यानी जिन रोगों में अधिक मूत्र प्रवृत्ति होती है उनमें प्रमेय का भी उल्लेख किया है, तो वह है आचार्य वाग्भट। यही पॉइंट अगला लिखा हुआ है, तो इसको याद कर लेना। तो वाग्भट ने मूत्र अति प्रवृत्ति जन्य रोगों में 20 प्रकार के प्रमेय का भी उल्लेख किया, और मूत्र अप्रवृत्ति जन्य रोगों में 20 प्रकार के मूत्राघात बताए, कि 20 प्रकार के मूत्राघात हैं जिनमें यूरिन नहीं पास होता। अब यहाँ पे एक और सवाल क्रिएट होता है कि एक कंडीशन होती है एनयूरिया, तो कब कहेंगे पर डे यूरिन आउटपुट कितना हो? 4 ml बोलो। से कम। ठीक है, तो लिख 100 लोगे। ml। ठीक है बेटा, तो लिख लोगे लेस देन 100 ml पर डे। मतलब पर डे क्या, एक दो दिन में समस्या तो इतनी गंभीर हो जाएगी। तो 100 ml से कम अगर आउटपुट हो रहा है फुल डे के अंदर यूरिन का, तो एन यूरिया कहते हैं उसको। दूसरी कंडीशन है ओलिग यूरिया। 400 ml। लेस देन फोर 700। हंड्रेड ठीक है, तो लिख लोगे लेस देन फोर 400। हंड्रेड हाँ बेटा, लेस देन 400 ml। ठीक है, तो एन यूरिया लेस देन 100 ml, और ओलिग यूरिया लेस देन 400 ml, लिख लेना। आगे देखिए, सुश्रुत ने आदि बल प्रवृत्त रोगों में कुष्ठ अर्श प्रभृत्य ऐसा करके शब्द इस्तेमाल किया। आदि बल प्रवृत्त मतलब जो पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं रोग, उन रोगों के अंदर कुष्ठ अर्श का उल्लेख किया, प्लस कह रहे हैं प्रभृत्य, प्रभृत्य यानी ऐसे ही अन्य रोग। ठीक है, इनके टीकाकार जो है सुश्रुत के, उनका नाम है डलहन। तो डलहन ने जब टीका लिखी तो उन्होंने कहा भाई प्रभृत्य शब्द से हमको समझना चाहिए कि क्षय और मेह, यानी राज्यक्षमा, और मेह मतलब मधुमेह या प्रमेह, जो भी कहना चाहो, प्रमेह। तो डलहन ने दो रोग और एक्स्ट्रा ले लिए, तो आप याद रखोगे सुश्रुत ने कुष्ठ और अर्श को आदि बल प्रवृत्त रोगों में काउंट किया है, मतलब वो रोग जो जन्म से हो सकते हैं। बेटा एक मिनट हो गए, बने रहोगे। हम्म। तो बेटा सुश्रुत ने आदि बल प्रवृत्त रोगों में कुष्ठ और अर्श और इसके जैसे अन्य रोग कहे, डलहन ने उससे चार रोग ले लिए टोटल, कुष्ठ, अर्श, क्षय और मेह। ठीक है, इवन कुष्ठ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो आप चैप्टर में देखोगे भी लिखा हुआ है क्लियर कट वहां सुश्रुत ने भी, कि इस जन्म में कोई व्यक्ति अगर कुष्ठ के साथ किसी की मृत्यु हो जाए, मतलब उसने पूरा टाइम अपना मतलब काटा नहीं है कि जब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, तो वो अगले जन्म में भी कुछ के साथ ही उत्पन्न होता है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, ऐसा ही कह रहे हैं कि अर्श में भी है, क्षय में भी है, और मेह में भी है। तो प्रमेय आप देखा होगा, फैमिलीज के अंदर रन करता है प्रमेय, तो उस तरह समझ लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अष्टांग संग्रह, उन्होंने सहज व्याधियों के अंदर कुष्ठ, अर्श और मेह को रखा है। अगेन सेम ही मतलब समझना है आपको सहज व्याधि का भी। तो कुष्ठ, अर्श और मेह है, इसमें कौन सा नहीं है? राजक्षमा नहीं है, क्षय नहीं लिखा हुआ है, वो ध्यान से देख लेना। तो संग्रह ने सहज व्याधियों में कुष्ठ, अर्श और मेह का उल्लेख किया। नेक्स्ट देखो चरक, बहुश्लेष्मा दोष विशेषा, कि मेनली क्या होता है, कफ की प्रधानता होती है इस रोग के अंदर। बहुश्लेष्मा दोष विशेषा, 20 प्रकार के प्रमेय बताए इन्होंने। 10 प्रमेय जो होते हैं कफ की वजह से होते हैं, जो साध्य होते हैं, पीछे हम अपवाद में देख चुके हैं ये बात, कि प्रमेय कफज हो तो ठीक हो जाता है आसानी से। 6 पैत्तिक प्रमेय होते हैं जो याप्य होते हैं, और 4 वातिक प्रमेय होते हैं जो असाध्य होते हैं। तो 10, 6 और 4, 10 कफ वाले साध्य, 6 पित्त वाले याप्य, और 4 वात वाले असाध्य। इनके सामने शब्द लिखे हुए हैं कुछ, तो वो जरूर देख लोगे। तो कफज के सामने लिखा है समक्रिय, तो सवाल पूछा जाएगा कि समक्रिय होने से साध्य होते हैं कौन से, तो कफज प्रमेय। ठीक है, फिर 6 देख पा रहे हो याप्य, तो वहां शब्द आया विषम क्रियत्वाद और विरुद्ध उपक्रमत्वाद। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से देख लेना, अच्छे अच्छे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो जो पैतृक प्रमेय होते हैं वहां पे विरुद्ध शब्द लिखा हुआ है, और जो वातिक वाले हैं वहां पे भी विरुद्ध शब्द लिखा हुआ है, दोनों में है विरुद्ध। लेकिन अगर विषम शब्द की बात करें, तो पैतृक प्रमेय में विषम लिखा है, और वातिक में महात्यायिक, और कफज के अंदर समक्रिय। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, समक्रिय कफ वाला है, विषम क्रिय पित्त वाला है, और वात वाला है महात्यायिक। समक्रिय, विषम क्रिया और महात्यायिक, एक एक वर्ड तो ऐसे याद करोगे। फिर पित्त वाले और वात वाले के अंदर शब्द आए हैं विरुद्ध उपक्रमत्वाद, यानी चिकित्सा में विरुद्ध है। तो इनको ऐसे ही याद रखना जैसे मैंने याद कराया आपको। आगे देखिए, बेटा हम लोग प्रमेय का निदान याद करेंगे, और वो आप सारे लोग याद करोगे।
है ना, क्योंकि आपसे कहीं भी कभी भी कोई भी पूछ लेगा। सबसे ज्यादा कहाँ पूछेगा? जैसे ही आप पेशेंट को बोलोगे ना कि तुमको दूध नहीं लेना है, तो वो कहेगा अरे सर मुझे तो बताया है सबने दूध लेने के लिए। ठीक है, या फिर ओपीडी में भी, मतलब ओपीडी में, या फिर आप वहाँ वाइवा में कभी बैठे हो तो वहां पूछ सकते हैं कि अच्छा लोग दूध लेते हैं प्रमेह के, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो वो श्लोक है प्रमेह के निदान का, याद होगा तब जवाब दे पाओगे, यही लिखा होगा आगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, चैप्टर के साथ होगा स्टार्टिंग में। ये देखोगे, एक दो पेज छोड़ के लिखा हुआ है। ये श्लोक देखो पहले आप। आस्य सुखम स्वप्न सुखम, दधिनी ग्राम्य उदक आनुप्रसा पयांसी, नव अनपानम गुड़ वैकृतम, च प्रमेह हेतु कफ कृच सर्वम। कि आस्य सुख के मुख्य सुख में लगे रहते हो, खाने पीने में लगे रहते हो। स्वप्न सुखम, सोना ज्यादा पसंद है। दही खाते हो, ग्राम में उदक आनुप मांस खाते हो, नॉनवेज ज्यादा खाते हो। दूध का सेवन, पयांसी, पय दुग्ध के लिए आया है। नव अनपान, जो नवीन अन्न होता है ना वो शुरू में कफ को बढ़ाने वाला होता है, पचने में भारी होता है, तो हम पुराना अन्न खाते हैं इसीलिए, रखा हुआ कुछ टाइम का। गुड़ वैकृतम, यानी गुड़ और गुड़ की बनी विकृतियां, मतलब गुड़ से जो भी चीजें बनाई जाती हैं, इसके अलावा वो सारी चीजें जो कफ को बढ़ाती हैं, तो वो सब प्रमेह का निदान है। ठीक है, इसलिए हम लोग दूध को मना करते हैं। ठीक, मॉडर्न वाले जनरली मना नहीं करते हैं, आप देखोगे वो कहते हैं कि हाँ शाम को एक गिलास दूध ले लेना, खाना हल्का कर दो, इस तरह की बात। ये हमारे यहाँ मना है। ठीक है, सेम वो लोग शहद को मना करेंगे। ये भी बता देता हूँ, यही जरूरी बात है कि शहद जो है नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी योग हैं, अगर आपको ध्यान आए चाहे ना आए, एग्जाम में आपसे पूछ ले इसका अनुपान क्या है और आपको पता है कि प्रमेह का है वो, तो आपको अनुपान लगाना है शोध, यानी शहद के साथ ही बताए गए हैं सारे योग हमारे यहाँ। क्लियर? तो अब देख लोगे आप, तो वो श्लोक जो है वो है बेटा प्रमेह के निदान का। और यहाँ एक श्लोक देख पा रहे हो, योग रत्नाकर का एक श्लोक लिखा हुआ है। आस्य सुखे दिवा स्वप्ने, स्नान शीते मधुर ब्रंगणे, तत्र मांस रस आहारे, अध्व शोषणाम अवचरे। तो योग रत्नाकर ने अध्व शोषी की चिकित्सा का श्लोक दिया है। अध्व कहते हैं पैदल चलना। ठीक है, कोई व्यक्ति चलते चलते मान लो शोषित हो जाए, जैसे वो कहानी पढ़ते हैं कृष्ण भगवान के पास वो गए थे ना सुदामा, इतना लंबा रास्ता तय किया होगा, मान लो पैदल चलते गए, कई दिन खाने को नहीं मिला, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, शोषित हो जाएगा चलते चलते। ठीक, तो उसकी चिकित्सा क्या बताई है कि उसको बढ़िया खाने को दो, दिन में सुला दो, कोई बात नहीं है, स्नान करे बढ़िया से, शीतल मधुर ब्रंगण करने वाली चीजें खाए, मांस रस खाए। तो ये लगभग वैसा ही श्लोक है देखने में जैसा प्रमेय के निदान का है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, श्लोक पहचान लेना। मेरे पहचानने का तरीका, ये शीत वर्ड जो है मैं तो इससे ही पहचानता हूँ कि जब कभी चल के जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो मन यही करता है कुछ ठंडा मिल जाए सबसे पहले। तो मैं तो इससे ही पहचानता हूँ कि चलने से जो चिकित्सा करनी है चलने के बाद, वो शीतल वर्ड आया वहां पे। ठीक है, एक और श्लोक मिलेगा, उसको हम देखेंगे ही नहीं। वो आप याद रखना कि लगभग ऐसा ही श्लोक मिले, और वो प्रमेह का भी ना हो और शीत वर्ड भी ना हो श्लोक के अंदर, तो वो समझ लेना कफज शिरोरोग का निदान है। कफज शिरोरोग, उसका निदान है वो श्लोक जो है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट इसमें जो मैंने कहा? नहीं, आगे देखिए। प्रमेह के रोगी कह रहे हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्थूल रोगी जो बलवान होते हैं, और एक होते हैं कृश रोगी जो दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो स्थूल रोगी में चिकित्सा बता रहे हैं संशोधन कराओ और उसके बाद संतर्पण कराओ, और कृश रोगी में ब्रंगण चिकित्सा कराओ। ठीक, तो स्थूल रोगी या बलवान रोगी ये वो रोगी होते हैं जो कह लो कि लापरवाही करने से, कि लाइफ में बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं मान लो, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है इनका, चलते फिरते नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो वो लोग होते हैं स्थूल रोगी या बलवान रोगी, उनके लिए कहा गया पहले संशोधन कराओ फिर संतर्पण कराओ। और क्रश रोगी जो है ये समझ लो वो वाले हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं ना, तो ये वो वाले पेशेंट है अर्ली स्टेज से है। इनमें मेनली क्या है कि इनका शरीर बहुत दुर्बल रहता है, तो इनके लिए भ्रंगण चिकित्सा बताई गई है। सुश्रुत ने भी यही कहा कि प्रमेह दो तरह के होते हैं, एक सहज प्रमेह, एक अपथ्य निमित्तज। तो सहज वाले हो गए क्रश वाले, और अपथ्य निमित्तज हो गए स्थूल वाले, बलवान जो होते हैं। ठीक है, भेल अगेन प्रमेही दो प्रकार के, प्रकृति प्रभव या सहज प्रमेही जन्म वाले, और दूसरे स्वीकृत कर्म, अपने कर्मों की वजह से होने वाले, या जन्मोत्तर कालज, कि जन्म के बाद जो प्रमेही हो जाता है। ठीक है, तो देख लोगे सबने एक ही बात कही है घुमा घुमा के, सवाल ऐसा नहीं पूछेगा आपसे अलग से कि भेल ने क्या कहा है या उसने क्या कहा है, इस तरह नहीं जाएगा। आप दो भेद याद रखना। क्लियर? ऐसा पूछ लेता है यहाँ कि इनमें से कौन से वाले स्थूल होंगे, अपथ्य निमित्तज या सहज, कि कौन से वाले इनमें से बलवान है या स्थूल है।
तो बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट, क्या पत्ते खाने से हुए हैं, तो खाने से हुए हैं ना, ज्यादा खा के मोटे हो गए होंगे, ऐसे याद कर लो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टांग हृदय। उन्होंने कहा मधुमेह दो वजह से होता है, धातु क्षय की वजह से और आवरण की वजह से। कल एक सवाल मैंने आपसे किया था कि वात प्रकोप के कितने कारण हैं वाग्भट के अनुसार, तो दो कारण आपने बताए थे, धातु क्षय और आवरण जन्य। ठीक है। अभी यहाँ लिखा हुआ है मधुमेह दो प्रकार के होते हैं, धातु क्षय जन्य, आवरण जन्य। कैसे समझना है कि देखो मधुमेह जो टाइप है ना प्रमेह का, वो वातिक प्रमेह में आता है। अभी मैं आपको भेद दिखाऊंगा। तो वातिक प्रमेह चार तरह का है, वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधुमेह, ये चार टाइप होते हैं। तो मधुमेह वात की वजह से होता है। तो बात समझ रहे हो, दोनों कारण वो है जिससे वात बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, धातुशय और आवरण। क्लियर। चैप्टर के योग पे आ जाओगे। भल्लातक आसव, मध्वासव, दंत्य आसव, त्रिकंटक आद्य स्नेह, फल त्रिकादि क्वाथ, बसंत कुसुमाकर रस। काफी सारे नाम है, जरूरी क्या है वो ध्यान से देख लोगे। एक बेटा यहाँ देख पा रहे हो मध्वासव, इसके ऊपर एक सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या है पहले समझ लो थोड़ा सा। आप लोग आसव पढ़ते होगे और अरिष्ट पढ़ते होगे। आसव और अरिष्ट, उन दोनों में ना एक अंतर होता है कि आसव जब बनाया जाता है तो उसमें क्वाथ नहीं किया जाता द्रव्यों का, यानी अग्नि का संयोग नहीं होता जब आसव बनाते हैं हम लोग। और जब अरिष्ट बनाते हैं तो वहां पे अग्नि का संयोग होता है, यानी द्रव्यों का क्वाथ बनाया जाता है। ठीक है। तो आसव में अग्नि संयोग नहीं होता, अरिष्ट में होता है। और जाहिर सी बात है जब भी अग्नि कहीं आ जाएगी तो वो चीज ज्यादा अच्छी हो जाएगी, है ना। आप भोजन कच्चा खाओ, पका के खाओ, तो पका के खाओगे जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छा हो गया। बात समझ में आ रही है। तो अरिष्ट जो होते हैं वो आसव से अधिक गुण वाले होते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां आसव में अग्नि संयोग हुआ हो, द्रव्यों का क्वाथ बनाया गया हो, तो वो है मध्वासव। स्पेशली याद कर लेना इसको। इसमें द्रव्यों का क्वाथ करने की बात आई है, लिख लो सामने, क्वाथ किया जाता है। ठीक है। प्लस यहां तो देख ही रहे हो इस चैप्टर के अंदर, अगला चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना कुष्ठ, तो देखोगे कुष्ठ के अंदर भी ये आया है योग, इसी नाम से मतलब योग आया है, तो ये भी याद रखना। देखते हैं चलो आगे और। दंत्यासव है, त्रिकंटक आद्य स्नेह है। एक देख पा रहे हो यहाँ फल त्रिक आदि क्वाथ, फल त्रिक आदि क्वाथ। कंटेंट देख लो इसके, लिखा है फल त्रिक आदि क्वाथ, तो त्रिफला तो होने ही वाला है जब फल त्रिक आदि है तो पहला कंटेंट हो गया त्रिफला। फिर देख रहे हो विशाला, दारू हरिद्रा, विशाला दारू निशा है, दारू हरिद्रा। मुस्ता मतलब नागर मोथा जो यहाँ लिखा हुआ है। निशा कल्क, निशा यानी हरिद्रा, उसका कल्क। और एक और द्रव्य लिखा है जो है नहीं इसके अंदर, उसे हटा दोगे यहाँ से। पटोल जो है नहीं है इसके अंदर, ये गलती से लिखा हुआ है, इसको हटा दो। पटोल नहीं है इस योग के अंदर। ठीक है। जो मैंने भी नोट्स दिए होंगे उनमें भी गलत लिखा है, आगे तो सही लिखा हुआ है उन्हीं नोट्स में आगे चल के। तो पटोल लिख दिया है, गलती से हटा देना इसको, पटोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है। तो त्रिफला है विशाला, दारू हरिद्रा, नागरमोथा और निशाकल। ठीक, याद कर लो अपने तरीके से। मधु साथ में अनुपान है इसके, तो याद करने के लिए कुछ भी कि विशाल जो है नगर से दारू लाया निशा में, ऐसा कर लो कि विशाल नगर से यानी नागरमोथा दारू लाया, तो दारू हरिद्रा। कब? निशा में, रात्रि के समय, तो निशा कल यानी हरिद्रा। अब जैसे आपका मन हो ट्रिक बना लेना अपनी। और मधु के साथ देते हैं, जो बात मैं आपसे कह रहा था। अब इसका लॉजिकल आंसर देखो, ये फिर आती है बात जब वाइवा में कहीं फंसते हो, कि मधु के साथ क्यों देते हैं हमारे जितने योग आए हैं। क्योंकि हम जिस मधु की बात करते हैं ना बेटा, तो मेनली हम मधु के गुणधर्मों में अगर देखोगे आप, तो वो क्या करता है, वात को बढ़ाने वाला है, और पित्त और कफ का संशमन करने वाला है, उनको कम करने वाला है। ठीक है। अगर रस की इसके बात करोगे तो कैसा होता है मधु? कसाय। ठीक है। कषाय कषाय। मधुर। हाँ दोनों रस है। मधुर कसाय। हाँ बेटा, तो मेन जो है लेकिन कषाय रस इसकी, प्रधान हाँ होता है। वो कषाय प्रधान है। तो कषाय रस अब समझ पा रहे होगे कि ये कफ के अगेंस्ट ही काम करेगा। क्लियर है। और गुणधर्मों पे आ जाओ तो वहां से भी देख सकते हो कि वात को बढ़ाता है, पित्त और कफ का शमन करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ मधु इस्तेमाल हुआ है। अभी रिसेंटली की स्टडी पढ़ रहा था, कल ही पढ़ी है शायद मैंने, बीएचयू में कोई स्टडी हुई है, तो वहां ये उन्होंने किया प्रैक्टिकल कि मधु ही दिया।
ठीक है, लेकिन कंट्रोल कंडीशन से लाए थे कहीं से मधु को, तो उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अभी कल ही पेपर में आई है स्टडी। आगे देखिए। सर हाँ। सर सर ये मध्य आसव को लोहासव भी बोलते हैं क्या? मध्यासव को लोध्रासव। जी सर। हाँ बेटा, इसका नाम है आप देखोगे, आप लोध्रासव या मध्वासव नाम है इसका। पहला जो कंटेंट है ना इसका, वो लोध्र है बेटा। पहला ही जो द्रव्य है इस योग का, श्लोक नंबर है 41 से स्टार्ट होता है।